Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 28th of December 2022, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is: let your unique awesomeness and positive energy inspire confidence in others. आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस है और बिजनेस स्टैंडर्ड के सेक्शन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए 2 और आर्टिकल्स भी कवर करेंगे जो कि आरबीआई की रिपोर्ट से ही रिलेटेड है। तो रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट पब्लिश हुई है ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। उसी को लेकर के आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2 से 4 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर किए हैं। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। बैंक्स बैलेंस शीट ग्रोज इन डबल डिजिट। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी हेल्थ इस फाइनेंशियल ईयर में, हम बोल सकते हैं इस कैलेंडर ईयर में, नॉट फाइनेंशियल ईयर, इस कैलेंडर ईयर में इंडियन बैंक्स जो हैं उनकी हेल्थ जो है वो कंटिन्यूली इम्प्रूव हो रही है। As per the recent data, there is a double-digit growth rate in the balance sheet of the Indian bank. So, after the gap of 7 years, the asset quality and the capital positioning of Indian banking have started increasing as per the RBI's annual report. हालांकि ये तो बात रही बैलेंस शीट में ग्रोथ की और इंडियन जो बैंक्स हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ की। उसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो आरबीआई है उसने कुछ ऐसे भी इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कुछ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट के स्लिपेज की बात कही गई। इट मीन्स कुछ चैलेंजेस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं एनुअल रिपोर्ट में। तो अपार्ट फ्रॉम द इम्प्रूव्ड बैलेंस शीट देयर आर सम इश्यूज ऑफ स्लिपेज फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। और इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने ये भी बोला है कि बैंक्स जो हैं वो ड्यू डिलिजेंस या ड्यू प्रोसेस और रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस फॉलो करें इन ऑर्डर टू लिमिट देयर क्रेडिट एक्सपोजर, इन ऑर्डर टू लिमिट देयर क्रेडिट रिस्क। क्योंकि अगर डाउन साइड रिस्क मटेरियलाइज हुआ तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द असेट क्वालिटी एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी जो एसेट क्वालिटी है 7 सालों की डिटोरिएशन के बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हुई है, कैपिटल पोजीशनिंग इम्प्रूव होना शुरू हुई है, लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि ड्यू डिलिजेंस एंड रोबस्ट क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस बैंक्स को फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू लेंड और इन ऑर्डर टू गिव द क्रेडिट एट अ हाई रिस्क प्रोजेक्ट। और ये जो स्लिपेज देखने को मिल रहा है रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स में, दैट नीडेड टू बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली। व्हाट इज रीस्ट्रक्चर्ड असेट्स? ऐसे असेट जो कि स्ट्रेस्ड हो गए। स्ट्रेस असेट्स किसे बोलते हैं? जब कोई किसी भी पर्टिकुलर लोन पे, बैंक्स के लिए असेट क्या है? उनके लोन असेट्स है, उनका क्रेडिट असेट है। तो अगर 90 डेज तक उस पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता तो दैट पर्टिकुलर लोन और द क्रेडिट इज कॉल्ड एज एनपीए और स्ट्रेस। हालांकि इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। So stress assets are similar to NPAs or the special mention account SMAs, which include the written off assets as well as the restructured loan or restructured assets. और ये जो स्ट्रक्चर्ड असेट्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ का। एनीवन कैन अंडरस्टैंड द bank's financial health or the financial situation by just seeing the structured assets, the quantum structured assets. So basically structured assets are sum of NPAs, restructured loan or written off assets. And definitely during the period of 19 days before becoming the NPAs, all these assets are called as stress assets. और अभी रिसेंटली स्ट्रेस असेट्स और एनपीए में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है बैंक्स के सिस्टम में। उसी को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि कुछ रीस्ट्रक्चर्ड लोन थे, ऐसे लोन जो कि एनपीए थे, उन्हें रीस्ट्रक्चर्ड किया गया इन ऑर्डर टू रिकवर इट, इन ऑर्डर टू टर्न अप दोज असेट्स इनटू प्रॉफिटेबल असेट्स और रेवेन्यू जनरेटिंग असेट्स। तो जो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं उन पर स्पेशल मॉनिटरिंग या क्लोज मॉनिटरिंग रखनी चाहिए बैंक्स को। अदरवाइज़ क्या होगा, उनका टाइमली रेजोल्यूशन नहीं होगा और जो वैल्यू डिप्लीशन है असेट्स का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू हैव द or in order to prevent the asset value depletions, banks actually require to
monitor these stressed or these restructured assets closely so that their timely resolution can be happened and proper value creation can be maintained. तो हालांकि asset quality पिछले कुछ हम कह सकते हैं 1-2 साल में इम्प्रूव होना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी देयर इज सम स्लिपेज इन रीस्ट्रक्चर्ड एसेट एसेट जो पहले स्ट्रेस थे उनको रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है रिकवरी करने के लिए। कुछ गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लोन दिया था या बिजनेस हाउस को लोन दिया था उसे नेगोशिएट करके टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा से डिफाइन करें, जिससे कि वो पर्टिकुलर लोन जो क्रेडिट है वो एनपीए ना हो करके उससे मैक्सिमम रिकवरी करी जा सके। सो दिस इज़ द ट्रेंड इन एनपीए ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 2010 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि पिछले 7 सालों में जो बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। हालांकि पिछले कुछ टाइम से 2018 से अगर हम देखें तो हमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर स्टेट ओन बैंक्स की बात करें तो टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसमें स्टेट ओन बैंक्स या पब्लिक स्टेट बैंक्स से 62% है और लोन में 58% है। अप्रॉक्सीमेटली 17.5% क्रेडिट ग्रोथ रेट चल रही है, जो कि पिछले 10 सालों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आरओई और आरओए जो है वो इम्प्रूव हुए हैं बैंक्स के इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 2015। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16% है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और जो बैंक की ब्रांचेज हैं उनके नंबर में भी इंक्रीज देखने को मिला है आफ्टर द 2 years। तो ओवरऑल जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है दैट इंडिकेट्स अ वेरी गुड हेल्थ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब इसी के साथ पेज नंबर 4 पर दिए हुए आर्टिकल्स भी कवर कर लेते हैं। रियलाइजेशन टू आईबीसी स्टैंड्स एट 201% ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग in cases where corporate insolvency resolution process was initiated or when initiated under the IBC code by the FCs. FCs means financial creditors। तो ऐसे केसेस जहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट किया है अंडर द IBC, ऐसे केसेस में जो रियलाइजेशन रहा है, एसेट रियलाइजेशन या लिक्विडेशन, जो वैल्यू रियलाइज हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 201% हुई है। तो अगर किसी एसेट, कोई एसेट है या कोई लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उस अगर लोन को लेकर के उसके फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं अगर उन्होंने रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किए तो ऐसे केसेस में जो रियलाइजेशन है, जो रिकवरी हम जिसे कह सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 201% हुई है एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट। इसके अलावा रिपोर्ट में सरफासाई स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटाइजेशन, reconstruction and financial assets and enforcement of security interest. So सरफासाई और debt recovery tribunals have yielded recovery rates comparable to IBC mechanism। और अगर रीसेंट डेटा को कंपेयर करें तो IBC के तहत जो रिकवरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 23.8% रही है, जबकि जो सरफासाई और DRTs हैं, DRTs स्टैंड्स फॉर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जो DRTs हैं उनकी अगर रिकवरी रेट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 25.7% और 22.5% रही है उनका रिकवरी रेट। और ये कंपैरेटिव चार्ट्स हैं एनपीए रिकवरीज का बाय डिफरेंट एवेन्यूज। लोक अदालत से कितनी रिकवरी हुई, डीआरटी से कितनी रिकवरी हुई, सरफासाई से कितनी रिकवरी हुई, आईबीसी से कितनी रिकवरी हुई और टोटल कितनी रिकवरी हुई। तो तब देख सकते हैं 3 साल का ट्रेंड आप देख सकते हैं 2019 से लेकर के 2022 तक। 22 का तो भी प्रोजेक्टेड ट्रेंड है दिया हुआ है कि जस्ट हैव द ग्लिम्प्स ऑफ इट कि किस किस एवेन्यू से कितनी कितनी रिकवरी हो रही है asset realization के केस में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NBFCs need to be wary of rising borrowing cost। तो पैंडेमिक में जो NBFCs पर इम्पैक्ट पड़ा था, जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ा था, अब वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो चुका है। जो NBFCs हैं दे हैव वेदर्ड वेरी वेल आफ्टर द पैंडेमिक। नाउ देयर बॉटम लाइन्स मीन्स प्रॉफिट लाइन जो होती है, जो प्रॉफिट होता है, बॉटम लाइन्स आर इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग। बट एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द NBFCs needed to be mindful of rising borrowing cost। तो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में इस समय बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसको देखते हुए जो NBFCs हैं दे नीडेड टू मॉडिफाई देयर बिजनेस definitions or they need to be very mindful because of this particular raise or increased borrowing cost। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये बोरोइंग कॉस्ट है वो क्या होती है।
So we simply can capitalize it as a part of the cost of quantifying the assets when is probable that they will result in future economic benefits to the enterprise, and the cost can be measured reliably. So these borrowing costs are capitalized in banks account or book of accounts, and it is directly attributable to the acquisition, construction or production of a quantifying assets. और ये सडनली क्यों इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग स्टार्ट करी है, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अगर NBFCs लोन दे रही हैं तो कहीं से मनी बोरो करेंगी, कहीं से पैसा उठाएंगी, चाहे वो अपना कैपिटल हो, चाहे वो डिपॉजिटर्स या कस्टमर्स से पैसा हो, तो डेफिनेटली अगर उन्हें कस्टमर जिस तरह से डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो उन्हें कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि बोरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है, और बोरोइंग कॉस्ट अगर इसी तरीके से इंक्रीज़ होती रही तो डेफिनेटली जो NBFC से उनकी जो बॉटम लाइन, उनकी जो प्रॉफिट है वो ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। सो विद स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स and adequate provisions and sufficient liquidity, NBFCs are poised for expansion, but one of the very big challenge that is rising borrowing cost as the financial conditions are being tightened by IMPC or Reserve Bank of India, and this is the asset quality check for NBFC। तो GNPA और NNPA का डेटा दिया हुआ 2017 से लेकर के 2022 तक का अगर हम देखें तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली बैंक्स की तरह ही हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2018 या 19 के बाद से अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है NPAs और GNPAs दोनों के ही केस में। NPA स्टैंड्स फॉर नेट NPA और GNPA स्टैंड्स फॉर ग्रॉस NPA। तो ओवरऑल NBFCs के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पैंडमिक के शॉक से दे आर रिकवरिंग वेल, बट जो राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट दैट इज पॉजिंग अ चैलेंज फॉर NBFCs एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। CDSCO स्टेट बॉडीज बिगेन जॉइंट चेक्स एट ड्रग मेकिंग यूनिट्स। सो amid controversial surroundings, CDSCO has started conducting the inspection of identified drug manufacturing units। क्यों सडनली सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनकी ऑडिटिंग स्टार्ट कर दी है? क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है जहां पर इंडियन जो मेड ड्रग है उसको खाने के बाद गाम्बिया में कई सारे चिल्ड्रंस की डेथ हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है वो जो डेथ हुई है वो इंडियन मेड इंडियन मैन्युफैक्चर ड्रग्स के कंजप्शन के बाद ही हुई है। और इसी कंट्रोवर्सी के बाद जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया है कुछ आइडेंटिफाइड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉइंटली विद द स्टेट अथॉरिटीज़। तो हर स्टेट्स की कुछ अथॉरिटीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके जॉइंटली इस एक्सरसाइज को इनिशिएट किया है, इस पर्टिकुलर एक्शन को इनिशिएट किया है, जहाँ पर जो कुछ आइडेंटिफाइड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। द आइडिया ऑफ जॉइंट इंस्पेक्शन इज टू बेसिकली इंश्योर दैट देयर इज अ सेफ्टी, efficacy and the quality of drug that needed to be maintained as per the Union Ministry of Health। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि पहली बार ये जॉइंट इंस्पेक्शन स्टार्ट किए गए हैं जहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ और CDSCO मिल करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 2016 में भी इस तरह के इंस्पेक्शन इनिशिएट किए गए थे। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जो हैं वो अलाउड हैं। तो 2018 में भी क्वालिटी चेक के लिए इस तरह के इंस्पेक्शन स्टेट अथॉरिटी के साथ मिल करके किए गए थे, और जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने लग गए थे आइडेंटिफाइड फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करने में। तो जो ये डेथ हुई है अफ्रीका में इंडियन मेड ड्रग के कंजप्शन के बाद, इसको लेकर के सेफ्टी इसके बाद सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया, डिस्कशन डिबेट स्टार्ट हो गया इंडियन इकोनॉमी में। अगर हम इंडिया में बात करें ड्रग की या फार्मास्यूटिकल की, तो काउंटरफिटेड ड्रग्स, सब स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी ड्रग्स हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस बनी हुई हैं। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो रिसेंटली हमने काउंटरफिट ड्रग और फेक ड्रग और प्लेसिबो और सब स्टैंडर्ड और सब क्वालिटी ड्रग्स के बारे में डिस्कस भी किया था। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,500 ड्रग मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं। डेफिनेटली सबका इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। सैम्पलिंग के बेसिस पर कुछ ड्रग मेकिंग फैसिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया ऑस्ट्रेलिया FTA आर स्प्लिटेड
पुश। तो बेसिकली ये एक एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो FTA है उसको लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं ऑथर ने। और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल बेसिकली वाइन इंडस्ट्री को लेकर के जो अपने ओपिनियन है ऑथर ने वो कहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें की पॉइंट्स हैं तो ये कहना है ऑथर का कि अभी तक जो 2 डिकेड से अप्रॉक्सीमेटली 20 सालों से जो इंडियन वाइन इंडस्ट्री है जिसको प्रोटेक्ट करके रखा था गवर्नमेंट ने फ्रॉम एक्सटर्नल कंपटीशन, अब वो ख़त्म हो रही है क्योंकि अब इंडस्ट्री को गियर अप करना पड़ेगा आफ्टर द entry of the established Australian and European winemaker into the country। जो EU और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो FTA नेगोशिएट हो रहा है और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन हुआ है, उस FTA के अकॉर्डिंग अब जो ऑस्ट्रेलियन वाइन मेकर्स हैं दे विल गेट अ मोर और ग्रेटर मार्केट एक्सेस इन इंडिया। तो अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स जिनको स्पेशल ग्रेटर एक्सेस मिलेगा इंडियन मार्केट में, जो वाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी स्पेशल और ग्रेटर मार्केट एक्सेस दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो सेंटर है वो सिमिलर टेम्पलेट फॉलो करेगा फॉर द ट्रेड डील विद द यूरोपियन यूनियन, जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पर्टिकुलर FTA साइन हुआ है उसमें वाइन मेकर्स को एक स्पेशल और ग्रेटर मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने की बात कही गई है और EU के साथ नेगोशिएट हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग सेम टेम्पलेट जो है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन हुआ वही शायद FTA EU के साथ भी नेगोशिएट हो रहा है। तो अगर EU के साथ भी सेम टेम्पलेट फाइनलाइज होता है, सेम FTA फाइनलाइज होता है, तो डेफिनेटली जो वाइन मेकर्स हैं ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन उनको इंडिया में ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा एंड दिस विल बी अ ह्यूज कंपटीशन फॉर इंडियन वाइन इंडस्ट्री जो कि पिछले 20 से 25 सालों तक प्रोटेक्टेड थी फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन। एज ऑफ नाउ इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 150% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करता है वाइन्स पर, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी है। और इसका सीधा रीज़न यही है कि जो इंडियन वाइन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है इंडिया के, उनको सेव करके रखना फ्रॉम एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन। बट अब EU और ऑस्ट्रेलिया के जो वाइन मेकर्स हैं वो एंटर करेंगे विद दिस FTA, क्योंकि इस FTA में इंडिया ने एग्री किया है कि कुछ कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया जाएगा स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलियन वाइन्स और यूरोपियन वाइन्स। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी एक क्लॉज लगा दिया कि देयर विल बी नो प्रेडेटरी प्राइसिंग। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रक्चर, टैरिफ ऑन वाइन्स विद द मिनिमम इम्पोर्ट ऑफ प्राइस $5 per bottle will be reduced to 100% once the deal is implemented, and later on it will be further reduced to 50% in upcoming 10 years। तो फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील फाइनल हो चुकी है क्योंकि हमने लास्ट ईयर साइन कर लिया FTA। अब EU के साथ भी सेम टेम्पलेट अगर फॉलो होता है तो दोनों ही कंट्रीज़ के जो वाइन मेकर्स हैं दे विल गेट अ ग्रेटर ईजी एक्सेस इनटू द इंडियन मार्केट। इसके अलावा ये तो बात हो गई टैरिफ ऑन वाइन। ड्यूटी ऑन बॉटल्स विद द मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस ऑफ $15 विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू 75% एंड सब्सिक्वेंटली 25% इन अपकमिंग 10 ईयर्स। तो टैरिफ ऑन वाइन जो अभी 150% है उसको 50% तक लाना है। ड्यूटी जो बोतल पे ड्यूटीज़ लगती है उसको भी रिड्यूस करके 75% से 15% पर लाना है। सो कई सारे गवर्नमेंट ने नए स्ट्रक्चर टैरिफ स्ट्रक्चर प्रपोज किए हैं अंडर द FTA, और ऐसा मानना है कि ये इसके बाद जो यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन वाइन मेकर्स हैं वो इंडियन वाइन मेकर्स को डेफिनेटली कॉम्पीट करेंगे। So let us see how Indian winemakers will strategize this particular FTA. So this is the duty bucket. This is the existing custom duty, और ये जो है एलिमिनेशन जो या प्रपोज कस्टम ड्यूटी रहेंगे जो टैरिफ एलिमिनेट किए जाएंगे एज पर द FTA। और ये है इंडिया का इंपोर्ट डेटा, कितना इंपोर्ट कर रहा है इंडिया फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 तक का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। टॉप पार्टनर्स कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इटली एंड फ्रांस। तो हम दे सकते हैं यूरोप का एक अच्छा खासा प्रेजेंस एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में। तो अगर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉप पार्टनर्स हैं इन केस ऑफ वाइन इंपोर्ट। तो अगर इनको एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें वाइन मेकर्स या वाइन मेकिंग इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ टिप्स। टीडीएस नॉर्म्स फॉर गेमिंग फर्म्स मे सी ग्रेटर डिस्क्लोजर्स। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज नाउ प्रिपेयरिंग द डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर व्हाट, फॉर टैक्सिंग दिस ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। तो जो अभी का प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग द गेम होस्ट डिडक्ट द टैक्स ऑन द इंटायर विनिंग अमाउंट
even if it offers the sum in the form of coupons, tokens or other non-cash payments. So as per the senior government officials, new guidelines are being prepared by the revenue department. और इसके अकॉर्डिंग जो नए गाइडलाइंस आ रहे हैं, जो गेमिंग कंपनीज हैं उनको ज़्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ज़ीरो इंक्लूडिंग प्राइस पूल, डेट्स ऑन विच द विनिंग अमाउंट वर पेड टू द प्लेयर्स, and definitely what is the mode of price, whether it is in cash or other consideration. तो TDS provision को clear करने के लिए, क्योंकि most of the time ये होता है कि जो गेम होस्ट होते हैं वो टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं इंटायर विनिंग अमाउंट का, और जो ऑफर करते हैं जो पेमेंट जो कूपन और टोकन्स के फॉर्म में ऑफर करते हैं, तो इसको लेकर के कुछ टैक्स मिसमैच है, एंड दैट इज वाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग अ सेपरेट गाइडलाइन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. माइटी मे बी टू बी द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ई गेमिंग विल सेट द रूल्स. द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी would be the nodal ministry for all the matter related to online gaming. तो एक गजट नोटिफिकेशन आया है ट्यूसडे को, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो नोडल मिनिस्ट्री होगी. किसके लिए? जितने भी ई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ई गेमिंग कंपनीज़ हैं. तो अभी जो आगे आने वाले 3 से 4 हफ्तों के बाद एक पॉलिसी, ऑनलाइन जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए पॉलिसी गाइडलाइंस जो आने वाली हैं उसको लेकर के क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई जो पॉलिसी गाइडलाइंस आएंगे उसको ये माइटी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी. द ऑफिशियल रिलीज ऑल्सो स्टेटेड दैट द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ बीन टास्क्ड विद regulating the e-sports as a part of multiple sports event. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, जिसको हम MYAS भी बोलते हैं, ये रेगुलेट करेगी जितने भी ई स्पोर्ट्स हैं एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट. तो माइटी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को ई गेमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंडिया में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप. कोविड वैक्सीनेशन गेट बूस्ट फ्रॉम ग्लोबल स्केयर्स. तो जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबल लेवल में बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन सब लाइनेज BF7, उसके बाद से इंडिया में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पिछले कुछ दिनों में इंक्रीज़ हुई है. हालांकि जो अभी वैक्सीनेशन ड्राइव आफ्टर द सेकेंड ड्राइव के जो सेकेंड डोज के बाद जो धीरे धीरे कम हो रही थी उसको फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है. हालांकि अगर हम लेटेस्ट कोविड वेव को देखें जिसने चाइना, USA और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ को इम्पैक्ट किया है, इंडिया अभी उससे थोड़ा सा अनइम्पैक्टेड है. हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं जितना कि कंट्रीज़ हैं. इंडिया में अभी ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है. हालांकि इसको देखते हुए जो US, चाइना और इस समय जो सेवरल यूरोपियन कंट्रीज उनकी कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिपरेटरी मोड में जो वैक्सीनेशन रेट है उसको भी इंक्रीज़ करने की बात कही है. और वैक्सीनेशन जो रेट है, जो डोज है, वो ऑलरेडी इंक्रीज हो भी चुका है. द नंबर ऑफ डेली कोविड केसेस इन द कंट्री एवरेज बिलो 200%, और जो वैक्सीन रेट है वो जस्ट डबल हो चुका है, डबलिंग ऑफ द डेली वैक्सीनेशन रेट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर wave all across the world. So this is the booster shot uptake in last few days that is picking up the pace because of this fear. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कॉर्पोरेट इंडिया gears up to hedge चाइना सप्लाई रिस्क. तो चाइना में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अभी और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, डेथ रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे. चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चाइना में फिर से सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिलेगा. तो ऐसी कंपनीज जिनके जो रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड को लेकर के जिनकी डिपेंडेंसी चाइना पर है, वो कंपनीज फिर से सप्लाई साइड जो शॉक्स हैं वो फेस करेंगी. तो इसी को लेकर के जो कॉर्पोरेट इंडिया है दैट इज़ गियरिंग अप टू हेज द चाइना सप्लाई रिस्क, क्योंकि चाइना में सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड केसेस. तो उस स्पेस को जो इंडियन कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट इंडियन कंपनीज हैं, वो फुलफिल करेंगी. और इसके लिए जो कंपनीज हैं they have increased their import of critical components on raw materials from the neighboring countries. और जिसकी वजह से अप्रैल और अक्टूबर के माह में जो इम्पोर्ट है चाइना से इंडिया का वो अप्रॉक्सीमेटली 18% बढ़ गया है ऑन ईयर ऑन बेसिस. तो इस बार अप्रॉक्सीमेटली $60.27 बिलियन का इम्पोर्ट किया है अप्रैल से लेकर के नवंबर अक्टूबर तक के पीरियड में बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस. सो सेक्टर्स इन इंडिया that are dependent on China in case of critical import are pharmaceutical, automotive, textile, electronic, engineering. और डेफिनेटली इन सारे सेक्टर्स ने एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया है रॉ मटेरियल्स का और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का इन ऑर्डर टू अवॉइड द सप्लाई साइड शॉक्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. हाउसिंग स्केल्स इन टॉप 7 सिटीज जंप 54% ऑल टाइम हाई. पेंडेमिक के ड्यूरेशन में जो रियल स्टेट सेक्टर है वो उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. उसमें भी कई ज़्यादा क्रैशेस देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ द
लो डिमांड इन रियल स्टेट एंड हाउसिंग सेक्टर। लेकिन अगर अब का डेटा देखें तो डिस्पाइट अ सस्टेन्ड हाइक इन प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड द होम लोन रेट इन this year 2022, housing sale in top 7 cities have jumped approximately 54%. तो रिकॉर्ड हाई सेल रजिस्टर किया गया है टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग सेल का, जो अप्रॉक्सीमेटली 2014 का जो डेटा है उसे लेकर के अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेल रहा है किसी कैलेंडर ईयर में। 3,64,900 अप्रॉक्सीमेटली हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो सेल हुई हैं अभी तक इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में, जो कि पिछले साल से 54% ज़्यादा है एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं जो रियल स्टेट सेक्टर है वो भी पैंडमिक के शॉक से रिकवर करना स्टार्ट हो गया। अगर टॉप 7 सिटीज़ में हाउसिंग सेल में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो अदर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है वहाँ पर भी सेम ट्रेंड ही होगा। और इसका मतलब ये जो रियलिटी सेक्टर में जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.